साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जिसमें आज संपूर्ण विश्व में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से जो बदलते विश्व के परिदृश्य हैं, जो जियोपॉलिटिकल सेटअप स्टार्टेड टू चेंज हो रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि बदलते उभरते विश्व में, जिसमें स्टेट अनस्टेट सिस्टम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें कौन कौन से चीज़ परिवर्तित हो रहे हैं और इसको माइन्यूटली वाच किया जा सकता है। 3 चीज़ों पर आपके बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ। स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद के एंड होने के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह जो पूंजीवाद का विजय है वह फाइनल है और मार्क्सिज्म सदा के लिए समाप्त हो गया है। तो वाइल राइटिंग द बुक उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बातें कही थी कि अब जो है वो हिस्ट्री का अंत है और कभी भी विचारधाराओं में क्लैश जैसी संभावनाएं नहीं दिखी थी। वो जापानी मूल के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इन बातों को कहा था। So at first we see that a spread of capitalism all over the world and definitely its impact upon the people. So you see that the division of labor, concept of surplus, concept of dialectic materialism, concept of class and concept of class of interest were denied by Francis Fukuyama, and he clearly mentioned that the history has ended and one ideology has triumphed. तो इसमें हमें देखते हैं कि कैपिटलिज्म का जो मूल सिद्धांत था, जिसमें पूंजी का संग्रहण और पूंजी के आधार पर जो भी चीज़ें की जानी थी उसका मालिकाना हक जिनको दिया गया था, तो वो किस प्रकार से सेटल हुए और किस प्रकार से वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वो चेंज हो रहे हैं। मेरा यह लेक्चर जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो पर बेस है और पॉलिटिकली जो चेंजेस हो रहे हैं सांस्कृतिक रूप से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर थोड़ी चर्चा आपके साथ करूंगा। तो निश्चित तौर पर 1991 में यूएसएसआर के पतन होने के बाद संपूर्ण संसार में विचारधारा के रूप में कैपिटलिज्म का ही जोर आज तक है। और उदारवाद जो बाद में WTO की स्थापना होने के बाद जिनेवा अकॉर्ड और WTO की जो स्थापना हुई, जिसमें ये 5 पिलर्स पर एग्रीमेंट किए गए, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जितने भी धाराएं थी इसमें स्पष्ट रूप से वैसे लोगों की वरीयता दी गई जो इंटेलेक्चुअल था, जिनके पास पूंजी था, वो अपना कार्य करा सकता था। और जिस आधार पे अमेरिका बेस है, अमेरिका में जिस आधार पे 300 साल से ज़्यादा की लगभग 300 साल, ज़्यादा नहीं 300 साल की जो डेमोक्रेसी है, इस आधार पे उसकी स्थापना हुई थी और जो आधार वहाँ जीते थे तो उसी को पुनः इन्फोर्स किया गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि संपूर्ण देश, संसार के संपूर्ण देश इसमें प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इक्वल प्लेइंग फील्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 1991 से आज 40 साल व्यतीत हो जाने के बाद 30 और 5 26-27 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज की स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसमें कौन कौन सी पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं जो शायद फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा जो एंड ऑफ हिस्ट्री कहा गया था, तो उस संदर्भ में किस प्रकार की समालोचना की जा सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पुनः हम इसमें मार्क्स, हेगेल और कहीं कहीं एंसेंट ग्रीक फिलोसफर्स का भी हवाला देंगे, जिसमें स्टेट सिस्टम में चेंजेस द्रष्टव्य होंगे और देखे जा सकेंगे। तो स्पष्ट रूप से जो स्टेट सिस्टम है, अगर देखें, एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है और जिस रूप में डेमोक्रेसी आज हम लोगों के सामने है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
यह बहुत प्राचीन ना होकर ये अर्वाचीन मतलब अभी ही कुछ 100 सालों में इसका डेवलपमेंट हुआ है। उसके पूर्व राजतंत्र की व्यवस्था में, खास करके धार्मिक तंत्रवाद में वेस्टर्न यूरोप फंसा हुआ था। हम देखते हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द राइज ऑफ नेशनल मोनार्कीज एंड साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा बाय किंग जॉन सेकेंड ऑफ ब्रिटेन, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स एंड बैरन के साथ शासक का, किंग ऑफ इंग्लैंड का समझौता था, जिसमें राजा की मनमानी को रोकने के लिए बैरन्स ने उनके साथ एग्रीमेंट किए थे और राजा ने एग्रीमेंट किया था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो मैग्ना कार्टा जिस रूप में आज लेते हैं लोग, जिसको डेमोक्रेसी का फर्स्ट पिलार कहा जाता है, शायद जिसमें 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस तरह की स्थितियां नहीं थी। तो जो रेफरेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, किस परिप्रेक्ष्य में घटित होती हैं और किस तरीके से उनका इम्पैक्ट होता है, यह आगे आने वाले समय डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार हमें देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप आने के बहुत दिनों के बाद तक महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था और बाद में महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया। तो जो चुनी हुई सरकार कही जाती है वो ग्रेजुअल बीट बाय बीट डेवलपमेंट वाली सरकार होती है और चुनने वाले जो लोग होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस मानसिकता के हैं और कैसी सरकारें आएंगी। परंतु कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, तभी स्टेट मेंटेन रह सकता है। और यह यूनिवर्सल ट्रूथ डेमोक्रेसी के लिए ना लागू हो गए वरन सभी सिस्टम के लिए यथावत लागू थे। आप देखते हैं जैसा कि भारत के इतिहास में भी और पूरे संसार के पॉलिटिकल इतिहास में हम देखें तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जितनी बलवती धारणा सामने दी गई है, स्पष्ट रूप से एब्सोल्यूट मोनार्कीज, निरंकुश सत्ताओं पर लगाम लगाने का प्रयास उसमें किया गया है। तो ये लगाम लगाने वाली जो शक्तियाँ थीं जिसके आधार पे लगाम लगाया जा सकता था, वो ट्रेडिशनली वीट बाय वीट मानवों ने जब एक साथ रहना शुरू किया तो स्पष्ट रूप से वो सारे मानक डेवलप हुए जिसके आधार पर एक सभ्यता रन कर सकती थी। उसी एक क्रम में न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में परंपराएं, रीति रिवाज भी सामने आए। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं लिखा गया है और वहाँ परंपरा से ही संवैधानिक संस्थाएं डेवलप हुई हैं। उसी प्रकार से ये डेमोक्रेसी की भी जितने धड़े हैं, जितने पार्ट्स हैं, वो ट्रेडिशन से ही डेवलप हुए हैं। उनका रूट कहीं न कहीं इम्पीरियल सिस्टम, मोनार्की में भी पाया जाता है। आधुनिक डेमोक्रेटिक स्टेट का जो आधार है, जिसको जस्टिस कहा गया, जुडिशियल सिस्टम्स, वो एम्परर जस्टिनियन के द्वारा कोड ऑफ जस्टिनियन, जो लगभग 550 ईस्वी में एम्परर जस्टिनियन ने उसको कोडिफाइड करवाया था, उस पर बेस हैं। और संसार में अब तो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में जितने भी देश हैं उनसे रेफरेंस ड्रॉ कर करके और उसको मान्यता प्रदान करते हैं। उनके साथ उनकी अपनी परंपराएं भी संपृक्त होती हैं, अटैच होती हैं। तो स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम आज का ना होकर के सदियों पुराना है और निरंतर विकास का परिणाम है। तो जो चीज़ें एम्पायर से शुरू हुई थी, आज डेमोक्रेसी जिसमें यूनिवर्सल राइट वगैरह की संकल्पना आई, उस पर आधारित हैं। परंतु बीच में कुछ फिलोसफर हुए जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस डेमोक्रेटिक सेटअप को भी नकारा और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत रखा कि ये डेमोक्रेसी, किसी भी तरह की डेमोक्रेसी आप स्थापित कर लें, वह रूल ऑफ एलीट ही होगा। जैसे इसमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट में गैटिनी, मोस्का, विल्फ्रेडो प्रेटो, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि डेमोक्रेसी भले ही चुनी हुई सरकार हो, परंतु उसमें जब भी शासन होगा तो एलीट, कुछ स्पेसिफिक फ्यू, कुछ उच्च वर्गों का, उच्च वर्ग इसमें एलीट कहा गया है, तो जो वेल एडवांस्ड होंगे उन्हीं की सरकारें होंगी। पुनः प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह पूंजीवाद पर आधारित होकर जिस प्रकार से कार्य करती है वह एक्सेप्टेबल नहीं है। तो समाजवाद के अग्रणी नेता के रूप में कार्ल मार्क्स ने एकता, समानता, इक्वलिटी एंड सरप्लस पर जो कार्य करने वाले का अधिकार, विशेष पर जो कार्य करने वाले लेबर हैं
उनका आधार अधिकार बताया, जिसको रूल ऑफ प्रोलेटेरिएट कहा गया। तो देखते हैं कि इसमें कार्ल मार्क्स के द्वारा स्पष्ट रूप से कैपिटलिस्ट स्टेट को नकारते हुए यह बताया गया कि यह इक्वलिटी, रिसोर्सों पर सबका अधिकार देने वाला स्टेट होगा, और धीरे धीरे स्टेट का जो इंटरवेंशन इंडिविजुअल लाइफ में होगा वह कम होता जाएगा और बिल्कुल सारे व्यक्ति स्वतंत्रता और समानता के वातावरण में जिएंगे। तो जिस तंत्र में भी जो खामियां थी उसके समालोचक पैदा हुए और उन्होंने अपनी धारणाओं को स्पष्ट रूप से रखा। कार्ल मार्क्स ने जो हेगेल का डायलेक्टिक्स था, जिसमें उन्होंने डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म, वो यूनिवर्सल पार्टिकल को स्पिरिचुअल देखते थे, एम्परर में भी देखा करते थे। जब जेना में नेपोलियन प्रवेश कर रहा था तो यूनिवर्सल पार्टिकल नेपोलियन में देखना चाह रहे थे। तो स्पष्ट रूप से या मार्क्स के द्वारा इसको नकारा गया। उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंदात्मक भौतिकवाद की संकल्पना सामने रखी, और द्वंदात्मक भौतिकवाद की संकल्पना रखने के उपरांत उन्होंने बताया कि फैक्ट ऑलवेज इज मैटर और कोई स्पिरिट नहीं है। जैसे थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का जो संकल्पना है, जो डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स में दिए गए हैं, तो मैटर आधारित हैं और ये मैटर से ही आच्छादित हैं, नॉट मोर देन दिस। और उन्होंने जो रिलीजन को ओपियम कहा और विपथन करने वाले कारकों में से एक रखा। तो स्टेट को रिलीजन से अलग करके कार्ल मार्क्स ने एक इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रूल ऑफ प्रोलेटारिएट की जो संकल्पनाएं दी, वो 100 साल तक उनके काल से 100 साल तक पूरे संसार को आंदोलित करती रही और कहीं न कहीं आज भी आंदोलित करती हैं। परंतु 90s में पॉलिटिकल साइंटिस्ट फुकुयामा एंड अदर्स ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि एक कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म का पतन हो चुका है और संसार में केवल कैपिटलिज्म का ही बोलबाला होगा और ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। तो अब हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, जो कल्चरल क्लैश, जिसमें सिस्टम ऑफ रूल एंड सिस्टम ऑफ गवर्निंग ऑफ सोसाइटी दोनों इंक्लूडेड होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में धर्म की बड़ी ही महत्ता थी और जो स्टेट होते थे वो धर्म प्रधान होते थे। हम देखते हैं कि रोमनों ने भी सर्वप्रथम मूर्ति पूजकों, जिसको उन्होंने पैगान्स कहा, उसकी प्रधानता दी। अब बाद में क्रिश्चियन को उन्होंने स्टेट रिलीजन घोषित किया और इम्पीरियल काल में भी उनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी बना रहा, चाहे वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो चाहे विजेंटियम हो। तो दोनों स्थिति में रिलीजन धर्म प्रधान थे और धर्म के आधार पर ही जो कोड डिफाइन होते थे उस पर ही शासन सत्ता और समाज चला करता था। वेस्ट में 476 में रोमन साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद ये शक्तियाँ पोप में जो बिशप ऑफ रोम था उसमें डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक दस्तावेज के द्वारा उसमें चली गई। जैसा कि बाद में मजबूत पोपों ने इसको क्लेम किया था। उन्होंने बताया था कि ये सारी शक्तियाँ कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, जब वो नए कैपिटल कॉन्स्टेंटाइनपोल का निर्माण किया था और वो ईस्ट में अपने कैपिटल को शिफ्ट कर रहे थे, तो वेस्ट की सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने बिशप ऑफ रोम को हैंड ओवर किया था और वो दस्तावेज जो दिए थे उसको कॉन्स्टेंटाइन का दान पत्र, इसे डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन कहा गया था, जिसे भले ही बाद में धर्म सुधार आंदोलन के समय लोरेंजो भल्ला नाम करके एक विद्वान ने इसको फॉल्सीफाई किया था और ग्रेट फोर्जरी का नाम देते हुए स्पष्ट किया था कि यह पोप के द्वारा किया गया फोर्जरी था। परंतु जनता में यह विश्वास बलीवती थी कि स्टेट ही एक्लेसियास्टिकल हेड भी है और स्टेट ही धार्मिक प्रधान भी है और पॉलिटिकल प्रधान भी है। यही कारण था कि वेस्टर्न समाज में डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन की लगभग 1200 साल के आसपास मान्यता बरकरार रही थी। अगर हम ओरिएंटल वर्ल्ड, पूर्वी जगत में आते हैं तो ये देखते हैं कि यह धर्म प्रधान रहा था। ईरानियों में सैसनिड एम्पायर जो पर्शियन थे, जो पारसी थे, और भारतीयों में भी सनातन धर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था के संपोषक बहुत सारे राज्य थे। बाद में बौद्धिस्ट व्यवस्था के तहत भी बहुत सारे राज्य रहे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना शायद ये मॉडर्न डेवलपमेंट है। यद्यपि राजाओं ने सभी धर्मों को अपनाया, जैसा कि हम देखते हैं कि
सम्राट अशोक ने आजीविकों को भी संरक्षण दिया, बौद्धों को भी दिया और ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया, परंतु जिस रूप में स्टेट से रिलीजन को अलग करने की बात आई वो हम बाद के सोशलिस्ट डेवलपमेंट में ही पाते हैं, जो स्पष्ट रूप से मार्क्स ने जिसको ओपियम कहा और अफीम की संज्ञा दी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म जिस रूप में सांस्कृतिक आधार बन रहे हैं, आप यह देखेंगे कि संसार के 3 से 4 बड़े धर्म, जिसमें एक क्रिश्चियनिटी है, दूसरा इस्लाम है और तीसरा शिंतो धर्म जो चाइना में माना जाता है, और 5वां हिंदू सनातन धर्म और फिर बुद्धिस्ट रिलीजन, जैना रिलीजन वगैरह हैं। तो जिस स्टेट में इनकी महत्ता बनी हुई है तो उस रूप में अपने स्टेट को चलाते हैं। जो वेस्टर्न यूरोप जो आज रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेस में बटे हुए हैं, जिनका अपना इतिहास है, किस प्रकार से संघर्ष करके कतिपय स्टेट में रोमन कैथोलिसिज्म एंड कुछ में रोमन प्रोटेस्टेंटिज्म चर्चेस की स्थापना हुई थी, तो वो उनकी अपनी महत्ता बनी है। दूसरा ये जजीरा नुमा अरब और मिडिल ईस्ट, ईरान और इराक, दजला फुरात की घाटियों में कभी जो पारसियों के गढ़ हुआ करते थे, आज इस्लाम की महत्ता ज़्यादा है। और अफ़गानिस्तान तक और पाकिस्तान तक, ईस्टर्न बांग्लादेश, इंडोनेशिया जो कभी संपूर्ण सनातनी और हिंदू समाज हुआ करता था, आज इस्लामिक रिलीजन एक्सेप्ट कर लेने के कारण संसार में सबसे बड़ा इस्लामिक देश के रूप में एक अवस्थित है। उसी प्रकार से बांग्लादेश और भारत के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान की स्थिति है, और भारतवर्ष में भी इस धर्म के मानने वाले लोगों की काफ़ी संख्या है। तो अभी के समय में जो क्लैशेस हो रहे हैं, अगर आप देखें तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और स्टेट सिस्टम में भी क्लैश जो चल रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं धर्म का भी रोल है। अगर हम यरूशलेम जो अभी संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है उसको देखें तो स्पष्ट रूप से पाएंगे कि वहाँ पे मिलने वाले जो धर्म थे, जैसे जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और तीनों का जो दावा था कि यह यरूशलेम हमारा है, पवित्र धार्मिक स्थल बेथलेहम जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और जो टेम्पल रॉक जिसको यहूदी लोग अपने अंतिम मंदिर, जो पुराने मंदिर के दीवार को अपना मानते हैं, माथा टेकते हैं, और मुसलमानों के द्वारा इसरा और मिराज जो SAW के द्वारा किया गया था, और अल-अक्सा मॉस्क की महत्ता सर्वविदित है। तो स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वहाँ पर तीनों धर्म का समागम है, और ख़ास करके इस्लामिक वर्ल्ड जिसके अधीन जेरूसलम काफ़ी सालों तक रहा। आप जानते होंगे कि यह यरूशलेम 636 ईस्वी के आसपास मुसलमानों के द्वारा अधिकार किया गया था, और पहले यहाँ पे यूनानी सम्राट हेराक्लियस का साम्राज्य था जो ईस्टर्न रोमन एम्परर थे, परंतु बाद में मुसलमानों ने उसे जीता था। सीज ऑफ जेरूसलम, जिसमें कैलिफ उमर के समक्ष बिशप सेफ्रोनियस के द्वारा समर्पण किया गया था, और उससे लेकर के क्रूसेड शुरू होने तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रूसेड एज यू नो तक जेरूसलम मुसलमानों के अधिकार में रहा। और 1189 में सलाउद्दीन अयूबी जो कुर्द शासक थे, जो इस्लाम के जावाज सिपा सलारों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, उनके द्वारा पुनः जेरूसलम पर अधिकार किया गया। तब से लेके जेरूसलम की स्थापना होने तक वह मुसलमानों के अधिकार में रहा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जेरूसलम को पुनः एक अलग यहूदी राज्य के रूप में स्थापना की गई। तो हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर सलाउद्दीन अयूबी तक, और सलाहुद्दीन अयूबी से लेकर गुल्डा अमीर तक जो यरूशलेम की स्थिति थी, वो स्पष्ट रूप से इस्लाम वहाँ मेन रिलीजन था, इस्लामिक लोग ही उनकी संख्या ज़्यादा थी। परंतु उस एंसेंट इसराइल स्टेट की संकल्पना को साकार करते हुए वेस्टर्न पावर्स ने वहाँ पर यहूदी स्टेट की स्थापना कराई, जो आज तक वहाँ संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ है। तो ये देखेंगे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ कल्चर्स भी कहीं न कहीं हैं। इधर ही ईस्ट में अगर आएँ तो भारतीय सनातनी व्यवस्था, जहाँ जो कि एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, परंतु
इसके चारों ओर जो क्लेसेस देखे जाते हैं तो कहीं न कहीं उसमें धार्मिकता का भी पुट देखा जाता है। सेकुलर स्टेट मॉडर्न स्टेट सिस्टम का एक पार्ट है, नो डाउट, परंतु जो लोग, जो विशाल आबादी है, जो जिस धर्म को मानने वाली है, कहीं न कहीं उन प्रथाओं को से आच्छादित है, जिसके कारण वो कभी कभी आंदोलित हुआ करते हैं और उस प्रकार के कार्य होते हैं जो कि सेकुलरिज्म से हटकर है। तो स्पष्ट रूप से यह जो कल्चरल क्लैश है वो आने वाले समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कल्चरली जिस तरह से चेंज ऑफ डेमोग्राफी हो रहे हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल माइग्रेशन होने के कारण जिस प्रकार से चेंजेस देखे जा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप में आने वाला जो समय होगा वो न केवल काफ़ी दिलचस्प होगा, परंतु वह एंड ऑफ हिस्ट्री ना होकर के बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री होगा, जिसमें बहुत सारी सभ्यताएं एक दूसरे से टकराएंगी और टकराए जाने के बाद जो स्थितियां सामने आएंगी वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल और जिसकी भविष्यवाणी आज नहीं की जा सकती है। तो अगर हम आधुनिक विश्व का अध्ययन करें, पॉलिटिकल सोशल सिस्टम का अध्ययन करें, तो स्पष्ट रूप से हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि यह किस रूप में आगे आने वाले 200, 300, 400 सालों में अवस्थित रहेगा और जो स्टेट एक्टर्स हैं वो किस रूप में स्थापित रहेंगे। क्योंकि अगर हम 500 साल पहले जाएं और 500 साल आगे जाएं तो इनसे रेफरेंस ड्रॉ करना आसान नहीं होगा कि आने वाले समय में स्टेट बाउंड्रीज़ क्या होंगे, कौन से स्टेट किस रूप में रहेंगे, क्या मार्क्सिज्म का पुनः उदय होगा, क्या इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इसी रूप में रहेंगे या आगे उनमें चेंजेस आएंगे। कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी क्या होगा, जो सिविल सोसाइटी जो सभी की इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी में बात करेगी तो क्या वो स्टेट स्थिर रह पाएगा, क्योंकि इक्वलिटी एक अनपढ़ व्यक्ति का और एक पढ़े लिखे अच्छे PhD डिग्री होल्डर का, दोनों का बराबर शक्ति डेमोक्रेसी में देने की बात है। तो इसके क्या परिवर्तन होंगे, क्या यह स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में आएगा या ये वीक स्टेट के रूप में आके डिक्लाइन की ओर जाएगा, एक काफ़ी डिस्कशन का विषय है। तो पॉलिटिकल थिंकिंग और पॉलिटिकल एनालिसिस में हमने अपना बैकग्राउंड आपके समक्ष रखा है कि जिस रूप में चेंजेस आएंगे हम उसी पर बीट बाय बीट आगे चलेंगे। मैं समझता हूँ कि यह बैकग्राउंड के रूप में या ये इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल सिनेरियो एंड चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो के रूप में आपके लिए लाभदायक रहेगा, खास करके वैसे लोग जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल समझ बढ़ाना चाहते हैं। तो बीट बाय बीट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड हम समस्याओं को उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए, इस वीडियो को देखिएगा, अगर सही लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपना बहुमूल्य कमेंट भी दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।